कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु देख के कैसे पहचाने कि वो इस जीवन में क्या अधूरी इच्छाएं पूरी करने आए? थोड़ा और, ये राहु का दूसरा वर्ड है, थोड़ा और, हाँ। यानी राहु वो वाला थोड़ा और है जो बाकी चीजों को बहुत रूथलेसली कुचल के सिर्फ किसी एक चीज पे इंसान का ध्यान फोकस करवा देता है और बाकी सारी चीजें इंसान जीवन में छोड़ता हुआ उसी चीज के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। सूर्य लगन में आता था ना तो ईगो बनाता था, राहु जब लगन में आता है ना तो ये ईगो नहीं बनाता, ये भ्रम बनाता है, मैं कुछ हूं। कहीं ना कहीं मैंने देखा है राहु इन थर्ड वाले लोग चमकते हैं, जैसे सूर्य चमकता है वैसे दे शाइन। ये लोग अपने आप को एक बोल्ड या करेजियस इंसान कहलाए जाना पसंद करते हैं, पावरफुल। लेकिन क्योंकि ये राहु क्या करता है, सेंसिटिव बहुत बनाता है इस एरिया में, तो ये इसी सेंसिटिविटी के चक्कर में ना कई बार बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। मैरिज के घर में राहु आ गया तो शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा। इज इट रियली ट्रू? ऐसे लोग ना पार्टनर ऐसा अट्रैक्ट करते हैं कि जो इनके अंदर कमियां है ना, ये वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। रियली। तो राहु सप्तम भाव में होगा ना तो ऐसे इंसान ना लोग हैरान होंगे कि तेरी चॉइस ऑफ पार्टनर कैसी रही। ऑकल्ट और तंत्र और गूढ़ विद्याओं में ऐसा माना जाता है राहु 8th में आ गया तो ये इनके पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इच्छाएं अधूरी रह गई थी जो इस जन्म में पूरा करने आए हैं। 8th हाउस जो है ना, ये आपके जीवन में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? जो पेन के द्वारा आती है। राहु 10वें, दुनिया बस में ये कहा जाता है ना। 10वें भाव का राहु होता है ना तो ऐसा इंसान ना, अगर 10th लॉर्ड सही ना हो ना तो ऐसा इंसान अपने काम चेंज करता रहता है, परफेक्शनिस्ट बन जाता है ना, हसलर बन जाता है। एक काम में उसको स्कोप ही नहीं दिखता, काम बदल लिया, फिर स्कोप नहीं दिखा, काम बदल लिया, तब तक एज 40s में चली गई और कहता मैं तो सेटल्ड ही नहीं हूं। कहाँ की दुनिया बस में हुई जी। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जब हम डिज़ायर्स की बात करते हैं तो एक प्लैनेट का नाम आप सभी के दिमाग में ज़रूर आएगा अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष को जानते हैं। राहु, आकस्मिक रिजल्ट्स देने वाला राहु, हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स का कारक राहु। कहीं ना कहीं हम सबके जन्म लेने का कारण हमारे कर्म को तो काटना है ही, पर हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को जो उस मृत्यु के क्षण में अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा करना है। कैसे राहु आपकी कुंडली में आपकी उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को बताता है, इस जीवन में आपकी सोल क्या पूरा करने आई है, क्या रह गया था। आज मैंने ऐसा एक मिस्टिकल टॉपिक उठाया है। सो आई एम श्योर कि आप सभी जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं अपना चार्ट खोलिए, देखिए आपका राहु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, और आपको पता लगेगा कि आप इस जीवन में क्या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स पूरी करने आए हैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद। तो मुझे शुरू करने से पहले राहु की प्लेसमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इसी डिस्कशन को और वाइब्रेंट बनाने के लिए बहुत ही वाइब्रेंट गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। सो वेलकम बैक ऑन द शो। धन्यवाद सर। आज मैं हमारी ऑडियंस का एक फेवरेट प्लैनेट उठाने वाली हूँ आज के इस डिस्कशन में। हम कुंडली में कार्मिक डेट की बात करते हैं, पास्ट लाइफ की बात करते हैं, वो ऋण जो आप चुकाने आए हैं उसी से रिलेटेड हम ये नहीं भूल सकते कि ऋण तो हम चुकाने आए हैं बट इस लाइफ में भी तो कोई डिज़ायर्स लेकर आए हैं ना। उन डिज़ायर्स को राहु बताता है, राहु की भूख। आज हम राहु की ये जो मिस्टिकल डिज़ायर्स हैं उनको समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु देख के कैसे पहचाने कि वो इस जीवन में क्या अधूरी इच्छाएं पूरी करने आए जी। सो आपके लेंस के थ्रू पहले मैं राहु को समझती हूँ, फिर हम एवरी हाउस पे बात करेंगे। देखिए, आज मैं ना राहु की कोई जेनरिक बात नहीं करूँगा, जैसे कि राहु जो होता है इस जन्म में जो आप लेना चाहते हो, राहु होता है जो देना चाहते हो, केतु होता है। ये बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। राहु को समझना है ना तो राहु को एक प्यास के तौर पे समझिए, थोड़ा और। ये राहु का दूसरा वर्ड है, थोड़ा और। हाँ। सपोज करो मैं बिल्कुल नीचे के लेवल से शुरू करता हूँ कि हम लोग मोबाइल में रील्स शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। क्या एक ही देखने पे आपका अंगूठा रुक पाता है? नो। अंदर से क्या आवाज आती है? और थोड़ा और, थोड़ा और। और उसी थोड़े और में राहु अपना काम कर जाता है, आपका कितना ही समय वेस्ट कर जाता है। कोई इंसान, सपोज करिए कि अब राहु को हम नशे के केस में लेके जाएं। एक इंसान थोड़ा सा नशा शुरू करता है, अंदर से क्या आवाज आती है? थोड़ा और उसी की वजह से वो एडिक्टेड हो जाता है। राहु आपका वो डोपामिन लूप है
जो आपको अपने ट्रैप में फंसाता है। कोई भी इंसान, राहु जिसके पैसे से कनेक्टेड होगा, वो कमाना शुरू करता है। कमाना उसकी प्यास है, लेकिन ये कब उसकी प्यास जो है उसके थोड़ा और करते करते उस लेवल पे चली गई जहां उसको उसका अंत ही नहीं दिख रहा, और उसकी वजह से रिश्ते भी छूट गए, उसकी वजह से सेहत भी छूट गई, उसकी वजह से जिंदगी के बाकी सारे एवेन्यू खराब हो गए, लेकिन और कमाने की भूख रुक नहीं रही। ये राहु है। यानी राहु वो वाला थोड़ा और है जो बाकी चीजों को बहुत रूथलेसली कुचल के सिर्फ किसी एक चीज पे इंसान का ध्यान फोकस करवा देता है, और बाकी सारी चीजें इंसान जीवन में छोड़ता हुआ उसी चीज के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। ये राहु जो होता है, ये जब किसी भी रिश्ते में जाता है ना, तो मुझे इस रिश्ते से थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। ये थोड़ा और करते करते वो उस रिश्ते में इतना डिमांडिंग हो जाता है कि रिश्ता छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर होता है वो उसमें बड़ा सफोकेटेड फील करना शुरू कर देता है। ये होता है राहु की भूख, थोड़ा और। अब अपने जीवन में राहु का थोड़ा और देखिए, लास्ट टाइम आपने किसी भी डोपामिन में थोड़ा और कब फील किया था? हम सब लोग जो है ना, राहु के ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मैंने तभी वो एग्जाम्पल दी आपके मोबाइल स्क्रोलिंग वाली, जो 100 में से 90 इंसान इस चक्कर में फंसे हुए हैं। आज की डेट में ना, परिवार में देखो, सीनियर सिटीजन भी लगातार मोबाइल के अंदर चिपके हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे ऑनलाइन एक चीज चेक कर रहा था कि एक बुजुर्ग स्टेशन पे बैठे हुए थे और रील चलाने के चक्कर में उनकी ट्रेन निकल गई, और ये लाइव कैमरा में रिकॉर्डेड था। तो ये जो राहु की प्यास है ना, थोड़ा और वाली, ये इंसान कब जरूरी कामों से छूट जाता है, कब ये राहु जो है अपने ट्रैप में फांस के इंसान का टाइम वेस्ट कर देता है, उसके रिसोर्सेज खा जाता है, और ये थोड़ा और की प्यास फिर भी नहीं बनती। ये होता है राहु का ट्रैप। इसी स्टोरी को मैं राहु इन एवरी हाउस समझूं तो वो डिजायर्स को कैसे बताएगा? जी देखिए, राहु को सही से समझना है ना, तो हमें हाउसेज के अकॉर्डिंग ही राहु को समझना होगा। खाली मैंने राहु का थोड़ा और बता दिया, इसमें से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर भी पाए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं भी कनेक्ट कर पाए होंगे। भी हमारी लाइफ में तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं ना, ये दरअसल 12 हाउस नहीं है, ये एक सरकार के 12 मंत्रालय हैं। एक घर की या एक जीवन के वो सारी ब्रांचेस हैं जो 12 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दी है। अब हर भाव की बात करें ना, तो मैं फर्स्ट हाउस यानी लग्न से इस राहु को शुरू करूं। अब लग्न क्या है? लग्न इंसान की पर्सनैलिटी है, उस इंसान का ओवरऑल जो उसका दुनिया किस चश्मे से उसको दिखती है, वो उसका लग्न होता है। मैं अपनी नजर में 16 कला संपूर्ण हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मेरे से बढ़िया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये तो सामने वाला बताएगा ना कि मेरी वर्थ क्या है। ये सामने वाला इंसान बताएगा मैं दरअसल क्या हूं। जो सामने वाले को मैं सही से दिख रहा हूं ना, वो मेरा लग्न है। ओके। जो मैं सोचता हूं वो मेरा ईगो है, लेकिन जो असल में मैं हूं वो मेरा लग्न है। जब आपको ये भाव समझ आ गया, आपको फर्स्ट हाउस समझ आ गया। अब इसको राहु की एनर्जी से जरा मिला के देखिए। जब फर्स्ट हाउस में राहु होगा ना, तो ये इंसान क्या करेगा, ये हर एक से अपनी वैलिडेशन मांगेगा। इसको खुद के अंदर वैलिडेशन नहीं होगी। मैं अच्छा लग रहा हूं ना, सामने वाले से पूछेगा मैंने ये सही किया ना, यानी और नाम कमाने की इच्छा, थोड़ा और बेहतर करने की इच्छा, थोड़ा और, ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी में शामिल होंगी। एक बात याद रखिएगा, जैसे सूर्य ग्रहों के राजा है ना जी, राहु असुरों के राजा है। स्वरभानु राक्षस से ही राहु बना है ना, तो राहु जहां पे भी होगा ना, बिहेवियर राजा वाला ही होगा, किंग साइज। राहु लेंस है, मैग्नीफायर, जहां पे जाता है वो उस भाव को मैग्नीफाई कर देता है। सूर्य लगन में आता था ना, तो ईगो बनाता था। राहु जब लगन में आता है ना, तो ये ईगो नहीं बनाता, ये भ्रम बनाता है, मैं कुछ हूं। अरे ये लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, मैं क्या चीज हूं, आप लोगों को क्या पता। राहु ये फीलिंग देता है। राहु हसलर है, राहु हसलर है, जुगाड़ का कारक है। सीधे तौर पे काम करना सूर्य है, पैरेलल वे से अदर रास्तों से काम करना राहु है, शॉर्टकट्स अपनाना राहु है। लगन का राहु होगा ना, वो सीधे काम पे चलेगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 नंबर के काम करेगा, हेरा फेरी के काम करेगा, नहीं।
वो सीधे काम को करने के लिए भी पैरेलल रास्ते अपनाना शुरू करेगा। सपोज करिए कि दिल्ली से मुंबई जाना जो है वाया कोटा एक बहुत अच्छी सड़क है, जाना है, वो कहेगा नहीं, मैं तो वाया इंदौर, वाया मध्य प्रदेश घूम के जाऊंगा, वो रास्ता अच्छा है, उस रास्ते में दुकानें बहुत हैं, वो राहु का रास्ता, वो राहु का रास्ता है, अनकन्वेंशनल। तो ऐसे लोगों का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है राहु का? ये ट्रैप है थोड़ा और अपने वैलिडेशन के संदर्भ में। यानी जब लोगों ने कह दिया आप अच्छे हो तो ये खुद को अच्छा समझना शुरू कर देंगे। जब लोगों ने कह दिया आप ये अच्छे नहीं हो तो चाहे वो सही भी हो, ये खुद को और अच्छा या आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। मतलब इनकी वैलिडेशन लोगों के हाथ में है। ओके, चाहे अच्छा बुरा लोग इनको फील करवाएंगे। तो इस राहु के ट्रैप को तोड़ना है तो इनको लोगों से वैलिडेशन मांगनी बंद करनी चाहिए। बट सर वहां बैठ के तो राहु वही करेगा, वो उनको सेंस ऑफ वैलिडेशन देगा ना। कोई भी प्लेनेट आपसे कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाता है। एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या हुआ कि अगर फिर भी हम उसी प्रारब्ध पे चले तो राहु आपको ट्रैप में फंसा रहा, आपको फंसना नहीं है, सिंपल। एस्ट्रोलॉजी का पहला सबक क्या होता है कि कभी भी कर्मयोगियों की कुंडली मत देखो। हाँ बिल्कुल सर, साधकों की कुंडली मत देखो। वो अपनी साधक शक्ति से अपनी कुंडली के ग्रहों को पलट देते हैं जी। तो यहाँ पे वो साधक कौन है? वो कमंडल हाथ में पकड़े हुए पूजा करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर वो इंसान जो अपने काम में मास्टर है, सिद्ध है, वो साधक है। तो आप सिद्ध या मैं सिद्ध क्यों नहीं हो सकते? तो लग्न में राहु है तो हमें सबसे पहले वैलिडेशन वाला ट्रैप तोड़ देना है। ये राहु अब आपको अपने डोमेन का राजा बनाएंगे, क्योंकि राहु खुद भी राजा है। सर इसी से राहु को जब मैं धन के भाव में, अक्यूमुलेटेड वेल्थ के भाव में डिस्कस करूंगी, तो क्या इन लोगों के पास अपार धन, अपार वेल्थ, राहु के तरीकों से वेल्थ कमाएंगे, ऐसा कुछ होगा इनकी लाइफ की डिजायर्स? जी देखिए, सेकंड हाउस में राहु है। अब सेकंड हाउस के एक एक एट्रीब्यूट के साथ राहु की एनर्जी को मिक्स कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सेकंड हाउस की पहली एनर्जी है आपका कुटुंब। तो यहां पे राहु क्या करते हैं कि ये लोग अपने कुटुंब के प्रति एक्स्ट्रा लीवरेज रखते हैं कि परिवार का फायदा उठाऊं, परिवार की जो लिनिएज है उसका फायदा उठाऊं, परिवार के नाम का फायदा उठाऊं। राहु फायदा उठाता है ना जी। राहु का दूसरा एट्रीब्यूट क्या है कि यहां पे राहु क्या करते हैं, पैसे के घर में, सेकंड हाउस पैसे का भी तो है, थोड़ा और जो मैंने अभी राहु के इंट्रोडक्शन में बोला था ना, सेकंड हाउस राहु के बारे में ये बड़ा फेमस है। राहु जो है ये विदेशों से धन कमाने के भी कारक हैं। राहु ऐसे सोर्सेज से धन एक्युमुलेट करने के कारक हैं जो नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते। तो ये लोग साम दाम दंड भेद कैसे भी एक प्रायोरिटी रहती है इनकी कि पैसा खूब होना चाहिए। सेकंड हाउस के राहु वालों की खूबी होती है कि जब तक इनके पास पैसे होते हैं इनका कॉन्फिडेंस किसी और ही लेवल पे होता है। जब इनको लगता है ना पैसे के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, एकदम से ये कॉन्फिडेंस लेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे राहु वैलिडेशन दे रहा है। राहु इस भाव के प्रति वैलिडेशन दे रहा है। फिर यही सेकंड हाउस ईटिंग का भी है। अब राहु यहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो राहु सेकंड हाउस में होते हैं ना, ऐसे लोग ना परेशान होने पे ज्यादा खाना शुरू, इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो राहु हैं ये आपके संस्कार सिस्टम भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली की तरफ से जो संस्कार मिले होते हैं ना, इंसान उनको फॉलो नहीं कर पाता, अपनी मॉरल वैल्यू से कई बार हट के जीवन में बिहेव कर देता है। तो यहाँ पे राहु का ट्रैप क्या है? यहाँ पे राहु का ट्रैप है कि पैसा कमाओ, लेकिन कहाँ एक लाइन खिंचती है कि आपको पैसा कमाने के साथ साथ बाकी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, उस पर भी ध्यान दो। थोड़ा और नहीं चाहिए यहाँ पे आप भोजन करते हो तो डिसिप्लिन्ड हो जाओ। यहाँ पे मॉरल वैल्यूज के लिए क्लियर रेखा खींचो कि कहाँ आपकी मॉरल वैल्यूज आती हैं, वो आपको हर हालत में नॉन निगोशिएबल है, ये फॉलो करनी ही करनी है। जब ये करते हो तो राहु आपको सेकंड हाउस का राजा बना देता है। वाह सर, इसी से राहु को मैं थर्ड हाउस में डिस्कस करूंगी। पराक्रम के भाव में राहु आ गया, करिश के भाव में राहु आ गया, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है राहु इन थर्ड वाले लोग चमकते हैं, जैसे सूर्य चमकता है वैसे दे शाइन। जी बिल्कुल, देखिए राहु थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस आपके करेज का तो भाव है ही है। आप खुद को समाज के आगे पेश कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कहीं पे आप चले गए आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। दो तरीके होते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने के। पहला तरीका होता है कि इंसान की आउटलुक, यानी उसके बोलने से पहले उस इंसान की पर्सनैलिटी ने जो बोला वो भी उसका थर्ड हाउस है। ओके। कहते हैं ना कि किसी भी इंटरव्यू में आधा फैसला तो इंटरव्यूअर तभी ले लेता है जब अंदर जाके आप उनको नमस्ते करके सिर्फ बैठते ही हैं। बॉडी लैंग्वेज से। ये भी थर्ड हाउस है कि आप अपने कम्युनिकेशन में कौन सा ऑरा लेके जा रहे हैं।
फिर आप बात कैसे करते हैं, ये। और तीसरी चीज ये है कि आपके जीवन में रिस्क लेने का आपका एपिटाइट कितना है। बहुत सेफ होके तो नहीं चल रहे कि नहीं जीवन में आगे बढ़ना है, रिस्क तो लेने पड़ेंगे, ये सोच के चल रहे हो। तो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारा खेल थर्ड हाउस का है। यानी जिन लोगों का थर्ड हाउस सही होगा ना, वो खतरों के खिलाड़ी भी होंगे, वो रिस्क भी लेंगे, बड़े अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, और जहां जहां जो जो चीज़ उन्होंने कन्वे करनी है ना, वो कर देंगे। तभी तो कहते हैं ना कि जितने अच्छे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका थर्ड हाउस बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। जितने अच्छे कोई योद्धा है, वॉरियर है या लीडर है, उसका थर्ड हाउस बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनके अंदर दबंगई है एक, अपनी बात को रखने की, अपनी बात को लाउड एंड क्लियर तरीके से वो रख पाते हैं। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे ना कि मन में जो है वो बात ही नहीं कर पाते, उनको हमेशा डर लगता है अगर मैं रॉन्ग हो गया तो, अगर सामने वाले को बुरा लग गया तो। और थर्ड हाउस वीक है भाई, थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये चीज ठीक हो जाएगी, सिंपल है। यहां पे राहु की एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, एब्रप्ट बिहेवियर, पता ही नहीं है कहां पे क्या बोल दिया, सही जगह पे गलत बात कर दी। ये लोग हमेशा अपने बोलने के द्वारा जाने जाना चाहते हैं कि मुझे लोग मेरे बोलने के तरीके से जाने, मेरे कम्युनिकेट करने के तरीके से जाने। अब इनकी वैलिडेशन इनके कम्युनिकेट करने के तरीके से है, और उस वजह से भावनाओं में बह के कई बार ज्यादा भी बोल जाते हैं। अब थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है। यहां पे राहु सिबलिंग से वैलिडेशन नहीं मांगेगा, ये सिबलिंग के आगे खुद को वैलिडेट करवाना चाहेंगे, उसकी वजह से उनके साथ टेंशन हो जाती है। तो यहां पे राहु का ट्रैप, जहां पे नहीं फंसना है, सिबलिंग के साथ कोई राइवलरी नहीं रखनी है, पहली बात। हो जाती है इस राहु की वजह से, क्योंकि सिबलिंग्स के आगे उनको आगे बढ़ता देख के बड़ा इंफीरियर फील करते हैं, ये कंपटीशन की भावना आ जाती है। वो राहु का ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। इस राहु का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है कि कम्युनिकेशन के थ्रू खुद को प्रूव करने की कोशिश करना, नहीं करना है। ये आप जैसे हो बड़े अच्छे हो। जब आप इस राहु के ट्रैप में नहीं फंसते ना, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना या जो आप बात कहना चाहते हैं उसको एक बैलेंस्ड वे से रखते हो, तो ये राहु थर्ड हाउस में वैसे ही बड़ा एक्टिव माना जाता है। फिर ये आपको लाइफ में ऐसी विजिबिलिटी देता है या एक ऐसा बैलेंस देता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हो। तभी थर्ड हाउस के राहु को कहा जाता है कि जिनका ये राहु एक्टिवेट हो जाए ना, उनके जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं होता। तो इनकी लाइफ की डिजायर क्या होती है सर, जो ये फुलफिल करने आए हैं? देखिए, इनकी लाइफ की डिजायर खुद को प्रूव करना होती है। मैं, मी, हम, लोग मुझे जाने, मैं कितना दबंग हूं। आई मे बी चूजिंग अ रॉन्ग वर्ड दबंग, क्योंकि दबंग को हमारे सीरियल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, मूवीज ने कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान से जोड़ के देख दिया जो बहुत ही लाउड होता है। बस ये लोग अपने आप को एक बोल्ड या करेजियस इंसान कहलाए जाना पसंद करते हैं, पावरफुल। लेकिन क्योंकि ये राहु क्या करता है, सेंसिटिव बहुत बनाता है इस एरिया में, तो ये इसी सेंसिटिविटी के चक्कर में ना कई बार बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ओवर रिएक्ट करने से बचना है, क्योंकि ये लोग ना, इनकी वाणी नॉर्मली राहु थर्ड में देखा गया है, हालांकि वाणी का घर दूसरा है। थर्ड हाउस के राहु वाले ना बोलते बहुत हैं। कहां पे इनका प्ले का बटन है, कहां स्टॉप का बटन है, पता ही नहीं चलता। एक बार शुरू हो गए, ये कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड हाउस के राहु वालों को लिमिटेड बोलना है, लेकिन इफेक्टिव बोलना है। ये राहु का बहुत बड़ा ट्रैप है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग सर। इसी से राहु इन फोर्थ हाउस, जब कंफर्ट और घर के भाव में, माता के भाव में राहु आ जाए, तो क्या इनकी डिजायर्स होंगी? फोर्थ हाउस जो है ना, ये घर का भी है, माता का भी है, लेकिन उससे पहले ये आपका इमोशनल दायरा है, ये आपका कंफर्ट जोन है। अब देखिए, कोई इंसान बहुत कंफर्टेबल कहां फील करता है? सेफ एनवायरनमेंट में, अपने घर, सेफ एनवायरनमेंट में। और ज्यादातर लोगों का, 10 में से 9 लोगों का सेफ एनवायरनमेंट उनका घर होता है, सेफ स्पेस जी। तो दूसरा जो फोर्थ हाउस होता है, ये किसी भी इंसान का अपना लिविंग एरिया यानी घर होता है। तो इमोशनल जोन, कंफर्ट जोन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये होता है राहु इन फोर्थ हाउस। अब यहां पे ये राहु क्या करता है, राहु मैग्नीफायर है। ये लोग क्या करेंगे, ये अपने घर को और अच्छा बनाना है। ये कभी पेट ही नहीं भरता इनका। आज घर का इंटीरियर करवा लिया, कल कर्टन चेंज करवा देंगे, परसों नया सोफा ले आएंगे। अब फोर्थ हाउस खाली घर का नहीं है, ये व्हीकल का भी है। राहु मैग्नीफायर है, मुझे बड़ा व्हीकल पसंद आता है। अगर जेब उतनी ज्यादा नहीं है कि छोटा व्हीकल ही लेना पड़ गया, उसके अंदर एक्सेसरीज इतनी लगवा लेंगे कि उसको अच्छी खासी एक एग्जीबिशन बना देंगे व्हीकल को। yes. हाँ,
ठीक है। Funny. तो राहु इन 4th हाउस जो होता है ना, ये आपके जो पर्सनल स्पेस होता है ना उसको मैग्नीफाई करता है कि मेरा घर जैसा भी है लोगों को दिखना चाहिए, बिल्कुल। लोग इसको वैलिडेट करेंगे कि ये घर है मेरा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, अब राहु 4th हाउस में है तो ऐसे लोगों के अपने मदर के साथ भी कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा इंसान जो होता है ना, कई बार अपने मदर के साथ कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, या कई बार मदर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाता है इमोशनली। ओके। तो ये चीज आगे जाके इनके जीवन में, इनकी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहां इमोशंस जुड़ गई ना, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो यहां राहु का ट्रैप क्या है 4th हाउस में? यहां राहु का ट्रैप है कि किसी भी चीज को अपने कंफर्ट एरिया में, चाहे वो कार हो, आपका घर हो, घर का इंटीरियर हो, या आपकी इमोशंस हो, उनको ओवर मैग्नीफाई करने से बचिए। किसी भी चीज आपका इमोशनल जुड़ाव है ना, उसको कंट्रोल करिए ना। आपका घर जैसा है, आपको देखने में सुंदर नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, जैसा है आप अपने बजट से बाहर मत जाइए। जरूरी नहीं है बड़ी ही गाड़ी लो, गाड़ी है बहुत है। जब आप राहु के इस ट्रैप में नहीं फंसते हो ना, तो फिर 4th हाउस के राहु ना केवल आपको इमोशनली भी बैलेंस करते हैं, बल्कि कभी भी आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहने देंगे, पुश करेंगे कि जीवन में कुछ अच्छा करो। इंटरेस्टिंग। और सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने पर्सनली देखा है जिनका राहु 4th में ना, उनको गाड़ियां खरीदने का, अपने घर को सजाने का बहुत शौक होता है। आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इफ यू अग्री कि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ की डिजायर है। सर इससे राहु इन 5th हाउस, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप के भाव में जब राहु आ जाए तो माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में थॉटलेसली चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु थॉटलेस तो नहीं है, राहु क्रिएटिव है। अब 5th हाउस भी क्रिएटिविटी का है, तो 5th हाउस का पहला एलिमेंट क्रिएटिविटी इज इक्वल टू प्लैनेट राहु, विच इज अगेन अ प्लैनेट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ऐसे लोग बड़े जबरदस्त क्रिएटिव तो होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी इतनी सटल होती है कि इंसान को लगता है इसने ऐसे ही कर दिया, जबकि उसके पीछे पिछले जन्मों की कोई ना कोई टैलेंट या ट्रेसेस होती हैं। ये कर देते हैं और इनको पता भी नहीं चलता है ये मैंने कैसे कर दिया, और वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स होता है कि कमाल हो जाती है। यहाँ पे मैंने हालांकि इस पूरी चर्चा में कहीं पे भी राशियों की बात नहीं की, लेकिन जहां 5th हाउस की बात आती है ना, थोड़ा सा राशि की चर्चा करनी जरूरी है। उसका कारण है 5th हाउस है हमारे एब्डोमेन के डाइजेस्टिव लेयर का, जहां पे खाना शरीर के अंदर जाने के बाद रेस्ट करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। राहु यहाँ पे क्या करता है, खाने को जल्दी कंज्यूम नहीं होने देता। स्पेशली राहु अगर पृथ्वी राशि यानी 2, 6, 10 नंबर राशि, वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में हो, तो ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, ज़्यादातर जो है पेट में ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाली दिक्कतें बहुत रहना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यही राहु में अगर एरिस, लियो और सेजिटेरियस यानी 1, 5, 9 राशियां शामिल हो जाएं, यानी अग्नि राहु के साथ ऐड हो जाए या मंगल की राशियां ऐड हो जाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर ये राहु डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे से चला देता है। यानी राहु 5th को जनरली ज्यादातर केसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत केयर करनी है। ये राहु का ट्रैप है यहाँ पे। राहु का 5th हाउस में जो लव अफेयर्स का भी भाव है, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप क्या है कि ये लोग जो इनका लव अफेयर वाला लव पार्टनर होता है ना, उसको अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसा उनको पसंद आया होता है ना, पहले उसको खूब सारा चेंज कर देते हैं, फिर कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और उसकी वजह से इनके लव अफेयर्स में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। इनकी ना अपने लव पार्टनर को लेके चेकलिस्ट बहुत बड़ी होती है, वो ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। मतलब कई बार तो इतनी होती है, हम मजाक में कहते हैं कि इतनी चॉइसेस वाला पार्टनर तो ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। कस्टमाइज्ड। अब राहु 5th हाउस में होता है ना, यहाँ पे राहु का बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि 5th हाउस ये शेयर बाजार का, स्टॉक्स का, अचानक कमाए जाने वाला जितना भी एट्रीब्यूट होते हैं ना, उन सब का है। और राहु खुद भी तो हसलिंग प्लैनेट है। तो यहाँ पे ये लोग कई बार बहुत ज्यादा इजी मनी की चाह में बहुत सारे पैसे का नुकसान करवा देते हैं। राहु 5th हाउस में गैम्बलिंग से या स्टॉक मार्केट से उन लोगों को बहुत डरना चाहिए जिनके लग्न लॉर्ड कमजोर है, जिनका 2nd लॉर्ड भी कमजोर है। तब क्या होगा, इनका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तब ये पैसे के मामले में ऐसे रैश डिसीजंस ले सकते हैं जो इनको पैसे के मामले में एकदम से डाइल्यूट कर दें, खाली कर दें।
ये राहु का ट्रैप है 5th हाउस में। इससे इनको हर हालत में बचना है। एक ट्रैप शेयर बाजार का, स्टॉक्स का है, और दूसरा ट्रैप है इनकी ईटिंग हैबिट्स का, क्योंकि ये पेट को ब्लॉकेज देता है। इसलिए हमेशा इनको फाइबरस फूड लेना चाहिए और अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही करना चाहिए। सर, इसी से राहु इन 6th हाउस, मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस फॉर राहु इज इन 6th हाउस, क्योंकि केतु वहाँ मोक्ष के भाव में हो गया। कैसी क्या डिजायर्स ये राहु इन 6th हाउस लेकर आएगा? देखिए, राहु जब भी छठे भाव में होगा ना, छठे भाव के एट्रीब्यूट देख लीजिए और राहु के साथ मिक्स कर लीजिए। छठे भाव का पहला एट्रीब्यूट है अपने जिंदगी में आपके विरोधियों से निपटना। बिल्कुल। जिंदगी होगी तो विरोधी होंगे। बिजनेस में कंपटीटर होंगे, सैनिक हैं तो दूसरे देश के जो सैनिक हैं वो आपके विरोधी होंगे, आप तरक्की कर रहे हैं तो आपसे जलने वाले विरोधी होंगे, कंपटीशन में है तो बाकी सारे कैंडिडेट आपके जो कंपटीटर्स हैं। तो कंपटीटर से विजय पाके आगे बढ़ना, ये छठे भाव का एट्रीब्यूट है। छठा भाव है कि शरीर के अंदर बीमारियों के एंटर होने का रास्ता। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, लंबी चलने वाली बीमारी, शरीर के अंदर की कोई भी दिक्कत छठे भाव से एंटर होगी। तो बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट छठा भाव होता है। और किसी भी इंसान के बैड फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से या उसके जीवन में घटित होने वाली अलग अलग कारणों की वजह से उसको जब भी जीवन में कर्ज का सामना करना पड़ता है, वो भी छठा भाव होता है। रोजमर्रा में इंसान जितनी मेहनत करे वो छठा भाव है। इंसान परिस्थितियों से लड़के खुद को इंप्रूव कैसे करता है, वो छठा भाव है जी। और पेंडिंग कर्मास भी छठे भाव से पता चलते हैं। अब इनके साथ राहु की एनर्जी मिक्स करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। राहु क्या है? हसलर। अब कंपटीटर से लड़ने के लिए हसलिंग तो जरूरी है। अब बीमारियों से लड़ने के लिए राहु की एनर्जी यहां पे थोड़ा सा डिसीविंग काम करती है कि बीमारी के घर में राहु क्या करता है कि कई बार सही से रोग को डायग्नोज नहीं होने देता है। ओके। ऐसे लोगों में मैंने बहुत बार देखा है सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी बहुत होती है। एलिमेंट्स के सिम्टम्स को इग्नोर करने की, बॉडी हमेशा सिग्नल देती है ना, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से ये लोग बीमारी में फंस जाते हैं। Okay. लेकिन एट द सेम टाइम यही राहु एक इस तरह के राहु होते हैं जो आपकी डेली लेवल पे संघर्ष करने की ताकत को इतना बढ़ा देते हैं कि ऐसा इंसान हर परिस्थिति से विजेता होकर निकलता है। तो यहां पे राहु का ट्रैप क्या है कि किसी भी बॉडी के सिग्नल को सीरियसली लो, हमेशा बॉडी के पैरामीटर्स को सही रखो, हमेशा जरूरत पड़ने पे एक्सपर्ट की एडवाइस लो, 4 लोगों से सलाह कर लो, कभी भी अपनी बॉडी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। और दूसरी बात यह है कि छठे भाव के राहु वालों को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है कि हमारा राहु छठे भाव में है, कोई भी दुश्मन मेरे आगे नहीं टिक सकता है। क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा और मंगल वीक होंगे तो दुश्मन जीत भी सकते हैं आपके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ये यहाँ पे राहु का दूसरा ट्रैप है, बस इससे बचना है। ये राहु अपने बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। सर, इसी से राहु इन 7th हाउस, और बहुत प्रॉब्लमैटिक माना गया है कि मैरिज के घर में राहु आ गया तो शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा। इज इट रियली ट्रू? डाइवोर्स नहीं होता है 7th राहु की वजह से। यहाँ पे ये राहु की सच में एक चिंताजनक पोजीशन होती है। क्यों? कि ऐसे लोग ना पार्टनर ऐसा अट्रैक्ट करते हैं कि जो इनके अंदर कमियां है ना, ये वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। रियली। तो राहु सप्तम भाव में होगा ना, तो ऐसे इंसान ना लोग हैरान होंगे कि तेरी चॉइस ऑफ पार्टनर कैसी रही। और फिर बड़ी बात क्या है कि ये उस पार्टनर के उस एट्रीब्यूट से उकता भी बहुत जल्दी जाते हैं और फिर वही पार्टनर उनको जीवन में परेशान करना शुरू कर देता है। इस वजह से राहु सप्तम को खराब पोजीशन माना जाता है। तो यहाँ पे राहु का ट्रैप क्या है कि जो पार्टनर मिल गया ना, अब उसको ज़्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, उससे अलाइन कर लो, उसकी कमियों को लेट गो करो और उसके साथ जीवन अच्छे से कैसे बिताना है। जैसे वो होता है ना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम राजनीति में, तो अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ढूंढो और जिंदगी को आगे चलाओ। ये आपका प्रारब्ध है। और जब आप इस ट्रैप को ढूंढ लेते हो और इसका तोड़ इस तरह से ढूंढ लेते हो तो फिर 7th हाउस का राहु बड़ी अच्छी जिंदगी चला भी देता है। सर, इसी से राहु इन 8th हाउस, ऑकल्ट और तंत्र और गूढ़ विद्याओं में ऐसा माना जाता है राहु 8th में आ गया तो ये इनके पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इच्छाएं अधूरी रह गई थी जो इस जन्म में पूरा करने आए हैं। राहु देखिए 8th हाउस में, 8th हाउस जो है ऑकल्ट का है, तंत्र का है, लेकिन उससे पहले राहु आप ये 8th हाउस जो है ना, ये आपके जीवन में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? जो पेन के द्वारा आती है। जैसे कि कोई इंसान के जीवन में कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा हो गया जिसने उसको खूब पेन में डाल दिया, लेकिन जब 8th हाउस उसका स्ट्रांग है ना, तो वो उस पेन के बाद एक नया मजबूत इंसान अपना 2.0 वर्जन बन के निकलेगा, अपग्रेडेड।
ये होता है 8th हाउस। लेकिन जिनका 8th हाउस कमजोर होता है वो पेन के बाद जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं, फोबिया का शिकार हो जाते हैं, या वाई मी इस सवाल का शिकार हो जाते हैं। राहु यहां पे मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा होगा तो ये राहु परेशान नहीं करेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड खराब होगा तो यहां पे राहु उस इंसान को, वाई मी वाला जो सवाल है ना, ये राहु का ट्रैप होता है। यहां पे ऐसा इंसान अपने जीवन में ज्यादातर अपनी रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजंस का शिकार होता चला जाता है। और यहां पे इस राहु के ट्रैप से कैसे बचना है? इस राहु के ट्रैप से बचने के लिए ऐसे लोगों को मेडिटेशन करनी है, खुद को समय देना है, इनको अपने पैटर्न को पहचानना है, इनको ये देखना है कि जिंदगी में रिपीटेड पैटर्न किस चीज के आ रहे हैं। क्या इनके फैसले लगातार गलत हो जाते हैं? अष्टम में राहु हो, ऐसा इंसान जो है, अब अष्टम भाव में नेचुरल एनर्जी मंगल की होती है। अष्टम के राहु वाले अगर प्रॉपर्टी के बारे में, खास तौर पे जमीन लेने के मामले में, वो भी राहु की अंतरदशा दशा में फैसले लेना ज्यादातर गलत साबित होते हैं। कोई भी रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, इनको बैठ के रिपीटेड पैटर्न पहचानना है और जहां जहां पे गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने की कोशिश करनी है, खुद को अपग्रेड करके, लोगों से सलाह लेके, किसी का साथ लेके, कैसे भी। ये राहु के ट्रैप को तोड़ने का यहाँ पे गोल्डन तरीका बन जाता है। सर इसी से राहु इन 9th हाउस, जब धर्म के भाव में, जुपिटर में, काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का भाव है, यहाँ पे राहु आ गया, दोनों बहुत ही कॉन्ट्ररी हैं। हाँ देखिए, 9th हाउस होता है हमारे गुरुजनों का, उनसे जिनसे जीवन में हमने कुछ ना कुछ सीखा है। हमारे धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। धर्म का मतलब है हमारा फेथ सिस्टम। राहु क्या करता है? पुराने चले चलाए ढर्रे पे नहीं चलने देता। यहाँ पे राहु कहता है कुछ तो दिक्कत है, मुझे कुछ ना कुछ नया देखना है। पुराने रिचुअल्स को नहीं मानेगा, रिचुअल्स के अंदर की जो खामियां हैं उनको ढूंढेगा। यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन यहाँ राहु का ट्रैप क्या होता है कि यहाँ अगर 9th लॉर्ड कमजोर होना तो ये राहु अपने आप फेथ सिस्टम को चेंज करने की तरफ चल पड़ते हैं। ये बुजुर्गों के ट्रेडिशन को नहीं मानेंगे, फैमिली के रिचुअल्स को नहीं मानेंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना धर्म चेंज करके किसी और धर्म में चले जाएंगे, या फिर अपने सिखाने वालों को, गुरुओं को, उस्तादों को, अपने टीचर्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, या बिना बात के आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे ये राहु का ट्रैप होता है। तो जिनके भी 9th हाउस में राहु हैं उनको हमेशा इस चीज का याद रखना है कि स्केप्टिक होना अलाउड है, चीजों को सुधारना अलाउड है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंडेमिंग आपको चीजों को हमेशा टोकते नहीं रहना है। कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं, आपकी समझ से परे हैं। अपनी लिमिटेड बुद्धि के दम पे आप उन चीजों को चैलेंज मत करो, चीजों की गहराई में जाना शुरू करो, समझो, उसके बाद जानोगे तो मानोगे। बिल्कुल। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? पहले चीजों को जानो, फिर चैलेंज करो, और अगर उसके बाद चीजें खरी उतरती हैं, डेफिनेटली आप सही कहलाओगे। बिना बात के बिल्कुल स्केप्टिक होके हर चीज को टोकना मत शुरू करो। यहाँ पे ये राहु का ट्रैप है। सर इसी से राहु 10वें, दुनिया बस में ये कहा जाता है ना कि जिसका भी राहु 10th में है। देखिए, राहु 10वें, दुनिया बस में, इससे चीप डायलॉग मैंने नहीं सुना है। सीरियसली सेइंग, चीप। लेट मी रिपीट इट, चीप। व्हाई चीप? कि राहु 10वें भाव में क्या करता है? 10वां भाव किस चीज का है? आपके काम कारोबार का भाव है। आपका वो डोमेन जहां पे आप अपनी स्किल को दिखा के आप अथॉरिटी बनते हो जी। और राहु वहां पे एक हसलर है। 10वें भाव का राहु होता है ना, तो ऐसा इंसान ना, अगर 10th लॉर्ड सही ना हो ना, तो ऐसा इंसान अपने काम चेंज करता रहता है, परफेक्शनिस्ट बन जाता है ना, हसलर बन जाता है। एक काम में उसको स्कोप ही नहीं दिखता, काम बदल लिया, फिर स्कोप नहीं दिखा, काम बदल लिया, तब तक एज 40s में चली गई और कहता है मैं तो सेटल्ड ही नहीं हूं। कहां की दुनिया बस में हुई जी? बिल्कुल सही बात है। 10वें राहु की 100 कुंडलियां निकाल लीजिए, 80 में ये वाला पैटर्न बनेगा। कहां दुनिया बस में हुई? राहु 10 में अगर 10th लॉर्ड अच्छा होगा तो अपने काम में स्मार्ट वर्क करके ये अपने डोमेन में अथॉरिटी बन जाते हैं। लेकिन कंडीशन है ये। क्या है कंडीशन? कि 10th लॉर्ड सही होना चाहिए, कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। हाँ, जो राहु का मालिक मकान है, लैंड लॉर्ड है, जहां के राहु बैठा हुआ है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर राहु क्या करता है? राहु वहां पे, राहु का पॉजिटिव एट्रीब्यूट काम आता है हसलर का, पैरेलल वे से, स्मार्ट वर्क से चीजों को आगे ले जाने का। नहीं तो 10th हाउस का राहु होता है ना, यहाँ राहु का ट्रैप क्या होता है? काम कारोबार चेंज करते रहना। ओके, सेटल नहीं हो पाते। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक अंदर प्यास बन जाती है, राहु की भूख बन जाती है कि मेरी अथॉरिटी की वजह से लोग मुझे जाने, और उसकी वजह से रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ अथॉरिटीज।
आपने कई बार रील्स में ना ऐसे कुछ ना कुछ ऑफिसर्स देखते होंगे जो कैमरा साथ में लेके निकलते हैं हाँ, और छोटी छोटी बातों पे लोगों को परेशान करते हैं, अपना दबंगई दिखाते हैं। ये होता है 10th राहु, कि हम अपनी अथॉरिटी लोगों को डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं हूँ, सर शो ऑफ बहुत करते हैं शो ऑफ 10th करना। वाले, आई हैव सीन दैट। हाँ, ये राहु का ट्रैप है। सो मच सो दैट कि वो अपने राहु एंड 10th का भी शो ऑफ करते हैं कि मेरा राहु 10 में है। हाँ, तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये राहु का ट्रैप है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग जी, आई होप आप इसे फॉलो करें। इसी से राहु इन 11th इच्छाओं के भाव में आ जाता है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस राहु इन 11th को माना गया है। 11th हाउस नेटवर्किंग का है, सोशल सर्कल का भी है, आपकी इच्छाओं का भी है। यहाँ पे राहु, ऐसा इंसान अपने सोशल सर्कल के थ्रू अपने आप को वैलिडेट करना चाहता है। ऐसा इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई अनफेयर मीन्स को अपनाने से भी नहीं झिझकता। दोनों ही चीजों में राहु का ट्रैप है। पहला ट्रैप है कि आप अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू जब अपनी पावर को या अपनी एग्जिस्टेंस को डिस्प्ले करते हो ना, तो परेशानी कहाँ आ जाती है कि यहाँ पे आपका कोई योगदान नहीं है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो उस चीज का योगदान है, जो आपकी ग्रेविटी नहीं बढ़ा रहा है, जो आपका सब्सटेंस नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ ट्रैप से कैसे बचना है कि आप सोशल सर्कल में अपर लेवल के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो ना, उनकी आदतों को अपनाओ, उनसे मोटिवेट होकर अपने जीवन को अपग्रेड करो। फिर ये राहु कमाल कर जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ उनके साथ सेल्फी लेके अपने फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट करने का ही काम करोगे तो एक्चुअली हॉलो कहलाओगे। फिर 11वें भाव का राहु जो है आपकी पब्लिक इमेज अच्छी नहीं बनने देगा। ओके। फिर राहु का दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा आता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करना। एब्सोल्युटली। ये कहने की भी जरूरत नहीं है, मॉरल वैल्यू से डाउन जाने वाला काम होता है, तो ये ट्रैप में भी नहीं फंसना है। फिर ये जो राहु है ये लगातार इंसान को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता चला जाता है। ये राहु की 3rd बेस्ट पोजीशन है। यस सर, इसी से राहु इन मोक्ष भाव, जो एक्चुअली केतु का बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है, बट एक्सपेंसेस के भाव में राहु आ गया। कहा जाता है जिसका राहु 12th में बहुत, वो फॉरेन ट्रैवल्स करेगा, वो अपने देश में रहेगा ही नहीं, ऐसी कुछ भ्रांति। जी हाँ, नहीं ये सच है, ये भ्रांति नहीं है। अच्छा, इट्स ट्रू। जो 12th हाउस है ये इसका एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है, लाइफ अमंग न्यू एंड एलियन पीपल। ओके। अब राहु क्या है? राहु आपका डोपामिन है, कुछ और, थोड़ा और। तो लाइफ एंड न्यू एंड एलियन पीपल, यहाँ पे राहु कहता है थोड़ा और। ये थोड़ा और करते करते विदेश में सेटल होने तक के लेवल पे चले जाते हैं। जरूरी नहीं है राहु 12वें विदेश में सेटल होगा, नो 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 नो। अगर 10 लोगों का राहु 12वें में है तो 1 या 2 ही बाहर सेटल होंगे, लेकिन बाकी जितने भी है ना उनका कोई ना कोई लाइफ का कनेक्शन फॉरेन करेंसी से बना रहेगा। ओके। किसी भी वजह से। राहु 12वें में होता है ना, ऐसे लोग क्या होता है, इनके अंदर सूडो स्पिरिचुअलिज्म भी होता है। ओके। क्यों? क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिज्म का है। राहु दिखावा है, फेक स्पिरिचुअलिटी, फेक। ये दिखने में स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे, हो नहीं पाएंगे। कई मैंने ढोंगी बाबा जो होते हैं ना, कई ढोंगी बाबाओं के चार्ट में भी राहु 12वें में देखा है, जो स्पिरिचुअल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द पीपल जिनका राहु 12वें भाव में है, मैं उनको कहीं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर राहु 12वें में है, आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे घोड़े को मछली के साथ पानी में रेस लगाने के लिए बोला जाए या मछली को सड़क पे घोड़े के साथ दौड़ने के लिए बोला जाए। सर लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, क्योंकि एक वो डिजायर तो आएगी ना स्पिरिचुअलिटी की, राहु बैठा है तो। स्पिरिचुअलिटी के ना लेवल्स होते हैं लेडर में। ये स्पिरिचुअलिटी का जो एक वो सहस्रार चक्र एक्टिवेट करने का लेवल होता है, वो शायद इस जन्म में नहीं हो पाएगा ना। होगा तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। कुंडली कहाँ कहती है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा? कुंडली सिर्फ इतना कहती है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। राहु 12वें में है ना, तो फिर दिखाओ मत, शोर मत मचाओ। स्पिरिचुअल होना है ना तो रोज के रोज करो ना मेडिटेशन, रोज के रोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। और आपकी कहते हैं ना कि आपकी प्राइवेट में की गई मेहनत आपको पब्लिकली अप्लॉज दिलवाती है। एब्सोल्युटली। लेकिन राहु 12वां क्या करेगा? पहले पब्लिक करेंगे, प्राइवेटली तो कुछ भी मेहनत करने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। ये राहु का ट्रैप है यहाँ पे, इसमें नहीं फंसना है। तो आप अगर 12वें भाव के आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो तो प्राइवेटली इसकी प्रैक्टिस करो, पब्लिक अपने आप हो जाएंगी ये चीजें। वंडरफुल। 12वां भाव लॉसेस का है, तो यहाँ पे अचानक से इनको खर्चे ऐसे आन पड़ते हैं जो इनके प्लान में नहीं होते, तो इनको एक हमेशा कॉर्पस बना के रखना है। बस
इतना ही करना है। बिल्कुल। ये राहु यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आई होप आज का ये पॉडकास्ट हर किसी को अपने राहु के डिजायर समझाएगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर हाउस में एक राहु मिला है तो क्या आप अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स पूरी करने आए। और सर, एज ऑलवेज इट वाज वंडरफुल, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद रंगोली, शुक्रिया। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आपके राहु की प्लेसमेंट्स मुझे बताइए, कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, कौन से प्लैनेट के साथ है, कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, कितनी डिग्री पर है। ये सभी आपके अनफुलफिल्ड डिजायर को बताने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। आने वाले डिस्कशन में और मैं ऐसे कौन से टॉपिक्स कवर करूं वो भी मुझे बताइए। आपकी अपनी कुंडली से क्या रिलेटेड क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।